मैं हूं मुनीष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेज खबर लाइव। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जो प्रमुख मसला है, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूस जी भारत का जी। अभिन्न मित्र है, रहा है और पक्का दोस्त रहा है। और यूक्रेन का पक्ष जो है, इस जो युद्ध के हालात है और जो हमला कर दिया है रूस ने, जो यूक्रेन के समर्थन करने वाले देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के सारे बहुत सारे देश, उस बीच में भारत की क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ एक हमारे साथ में है, डॉक्टर शाहनवाज खान, जो जौनपुर यूनिवर्सिटी में डिफेंस साइंस के, मिलिट्री साइंस के आप प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। आप इन मसलों के तमाम जानकार हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है तेज खबर लाइव में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जी ये जो नमस्कार। ये युद्ध के हालात क्यों बन गए? क्या कारण था युद्ध के, जो आज जो 2 दिन, एक सप्ताह से युद्ध के हालात बने हुए थे, और आज जो है रूस ने घोषित तौर पर यूक्रेन पर हमला कर दिया और 30 हमले किए हैं। अभी तक जो हमें जानकारी है, थोड़ी देर पहले तक की 30 हमले किए हैं। उनमें जो यूक्रेन के जो सैन्य संस्थान और नागरिक जो बस्तियां हैं, जो कीव राजधानी है, उस पर हमले किए हैं। तो ये इसका कारण क्या है? डॉक्टर साहब, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं, इसका कारण क्या है? क्यों ये युद्ध के हालात पैदा हुए, जबकि यूक्रेन कभी सोवियत संघ का ही भाग हुआ करता था? जी। सबसे बड़ा कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस जो है ये चाह रहा था कि जो नाटो के जो मेंबर जो है बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में और रूस को घेरने का काम वो कर रहे हैं। उसके आसपास यानी रूस जो यूक्रेन जो है वो रूस से निकला हुआ एक राष्ट्र है। 1991 में जब रूस का बंटवारा हुआ था उस समय वो निकला हुआ था और करीब करीब 8 साल से वो ये चाह रहा था कि हम जो है नाटो के सदस्य हो जाए, उसके मेंबर हो जाएं। पूरी दुनिया में नाटो के करीब 30 मेंबर हो चुके हैं, 30 राष्ट्र उसके सदस्य हो चुके हैं और कई लाख उन लोगों की सेनाएं हैं। और यूरोप पर सबसे बड़ा दूसरा जो रीजन ये है कि यूरोप जो है वहां पर अमेरिका का वर्चस्व है और रूस जो है वो जुटा हुआ रूस जो है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। लेकिन एशिया में जो दादागिरी चल रही है वो फिलहाल अभी चीन की चल रही है और रूस की दाल शायद यहाँ गलने वाली भी नहीं है। वो ये चाहता है कि यूरोप में हम जो है यानी अमेरिका को न आने दें और हमारा वर्चस्व जो है वो यूरोप में बना रहे। सबसे बड़ा रीजन ये था। और जितने भी उसके और राष्ट्र हैं उसके साथ बेलारूस है या और आसपास के जो उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन पड़ोसी राष्ट्रों यानी वो जो है रूस के साथ हैं। यूक्रेन जो है वो सबसे यही सिर्फ चाह रहा था कि नाटो का वो मेंबर हो जाए और रूस जो उसके यहाँ यानी जो थोड़ा उसका प्रभाव है वो प्रभाव कम हो जाए। और ये कारण था इसका। ये जो रूस के जो रूस में जो यूक्रेन है, उसके अंदर भी कुछ अलगाववाद की का जो मामला है, उसको रूस ने हमला करने में उनसे कुछ कांटेक्ट किया है उन अलगाववादियों से, और दो जो रूस के बड़े शहर है उनको स्वतंत्रता दे दी है, ऐसी जानकारी मिली है। तो इसके बाद में लेकिन जो हालात अभी बदल रहे हैं, जो बन रहे हैं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यद्यपि सामरिक तौर पर अभी किसी ने उसको रक्षा के लिए पेशकश नहीं किए, फिर भी यूक्रेन ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। उधर पुतिन भी झुकते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच में भारत जो और देश हैं, वो किसी न किसी के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। चीन जो है रूस का पक्ष ले रहा है, ताइवान उसका जो विरोधी है, वो भारत का जो वो यूक्रेन का पक्ष लेता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जर्मनी, तमाम देश हैं, वो उसको समर्थन देते नजर आ रहे हैं यूक्रेन को। और अमेरिका भी यूक्रेन को समर्थन देता खुलकर दे रहा है समर्थन। जर्मनी भी दे रहा है, कनाडा भी दे रहा है। तो ऐसे में भारत की क्या भूमिका है? भारत क्या कर सकता है? भारत तो बीच में फंसा है। अगर यूक्रेन को समर्थन देता है तो रूस जो पुराना दोस्त है और बहुत ही विश्वसनीय दोस्त है, तो वो नाराज होने का उसके डर है। अगर यूक्रेन को समर्थन नहीं देता है तो उसकी स्थिति, और अमेरिका और जो और भी देश है जो उसमें विश्व प्रदर्शन में उसकी भूमिका पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में क्या भूमिका भारत की होनी चाहिए, डॉक्टर साहब?
भारत की भूमिका अभी फिलहाल भारत वेट एंड वॉच के उसमें है, मोड में है। और यूक्रेन से जबकि भारत का काफी कुछ अगर देखा जाए, वहां से जो बॉयलर वगैरह है और जो परमाणु रिएक्टर से संबंधित चीजें उसमें आती हैं, क्योंकि वहां जो है यूक्रेन में बहुत सब यूरेनियम है, अन्य पदार्थ वहां बहुत पाए जाते हैं। उसके गर्भ में बहुत चीजें ऐसी हैं जिससे वो फिलहाल पैसे वाला राष्ट्र बन सकता है। तो इन सब को देखते हुए भारत अभी फिलहाल रूस की तरफ ही, यानी हालांकि वो न्यूट्रल उसमें फिलहाल है, लेकिन भारत का जो झुकाव होगा वो मेरी राय से वो रूस की तरफ ही होगा। लेकिन अभी भी भारत जो है वो अगर इसका विरोध भी करता है, रूस का विरोध करता है, वो यूक्रेन के साथ जाता है, तो अभी भारत की जो स्थिति है वो देखने में वेट एंड वाट में है। और ऐसा अगर होता है आगे इन फ्यूचर, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 1-2 दिन या बहुत बहुत 4 दिन के 3-4 दिन के अंदर अगर इसी तरह की स्थिति रही, तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। और रूस जो है वो यही चाह रहा है कि जो डोनबास वहां का एक शहर, वो जगह है नरसंहार, वहां पर उसने कहा कि यूक्रेन के जो सरकार है उसने वहां पर बहुत ज्यादा नरसंहार किया है, हम जो है उसको समाप्त करने के लिए वहां पर आए हैं। और इस कारण से उसके द्वारा अटैक किया गया है। तो रूस के साथ भारत जो है, भारत अगर देखा जाए तो रूस का अभिन्न मित्र है। हर क्षेत्र में रूस ने भारत का साथ दिया है। तो ऐसे मौके पर भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अभी वो यूरोपीय जो मित्र राष्ट्र हैं, यूरोप के जो तमाम राष्ट्र हैं, उनके खिलाफ भी भारत नहीं जाएगा। अभी फिलहाल वो देखने की उसमें है कि क्या आगे सिचुएशन होगी। अगर उसका यूक्रेन पर कब्जा हो ही जाता है तो भारत जो है वो तमाम तरह की पाबंदियां उसके ऊपर आयद की जाएंगी रूस के ऊपर। और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक वो है शक्ति को छीड़ करने का काम किया जाएगा। तो भारत की जो स्थिति है अभी यही है कि वो रूस का खुलकर भी समर्थन नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, और यूक्रेन की तरफ भी खुलकर वो नहीं जा सकता। अभी भारत भारत की वहां के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा यही कहा गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि भारत अगर चाहे तो रूस को वो मना सकता है कि युद्ध जो हाँ है वो हाँ। न करे। लेकिन युद्ध छिड़ चुका है, इस कारण से अब जो है रूस विड्रा नहीं करेगा, चाहे दुनिया की कोई भी राष्ट्र उसमें आए। फिलहाल वो विड्रा करने के मूड में नहीं दिखता है। तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? बल युद्ध होता है तो रूस से जो हमारे डिफेंस जो साझेदारी है 49%, जो 49% लगभग आधा जो रक्षा के जो भी जो जो ऑपरेटर्स हैं और जो भी उनके जो भारत की रक्षा आपूर्ति करता है वो 50% उसकी भागीदारी है। तो जब युद्ध के हालात हो जाएंगे और युद्ध शुरू हो जाएगा तो और उधर प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की भी आपूर्ति यूक्रेन और रूस से दोनों से होती है। तो ऐसी स्थिति में भारत पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? युद्ध जैसा भी आप बता रहे हैं कि युद्ध जरूर होगा और युद्ध रूस कब्जा भी कर लेगा और हालात भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका और अन्य जो देश बड़ी महाशक्तियां जापान वगैरह जर्मनी वगैरह, लेकिन ये आर्थिक प्रतिबंध तो लगाएंगे। क्या ये खुलकर के यूक्रेन के पक्ष में युद्ध में भी आ सकती हैं क्या डॉक्टर साहब? शक्तियां जो है यूक्रेन के साथ खुल के नहीं आ सकती हैं, क्योंकि नाटो का वो मेंबर तो है नहीं। अगर नाटो का मेंबर होता फिर तब वहां पर मामला आ सकता था। रूस जो है क्योंकि वो बिल्कुल उससे यूक्रेन से सटा राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र उसका है, बिल्कुल उसकी सीमाएं जो है वो लगती हैं। तो वो जो है रूस जो है वहां पर किसी भी तरह से, यानी जो ये शक्तियां हैं ये कभी नहीं चाहेंगी कि शहद की मक्खी में छत्ते में हम हाथ डालें। अभी फिलहाल रूस के साथ कुछ करना, इस तरह से कोई भी अगर आक्रामक स्थिति इनके लोगों के द्वारा अगर बनाई जाती है तो रूस जो है चुपचाप बैठेगा नहीं। और रूस जो है इस वक्त सीधे सीधे वो बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करने के मुद्रा में बना हुआ है। जब तक वो कार्रवाई को अंजाम नहीं दे देगा तब तक वो लगातार कार्रवाई करता रहे। भारत की जो भारत स्थिति है वहां पर आगे जो है, जो सामान जो भारत खरीदता है वहां से, हालांकि भारत की स्थिति अब यह है कि वहां से सामान, भारत जब भी कोई रक्षा सौदा, रूस से जो भी रक्षा सौदा उसके द्वारा किया गया है, तो सारे सामान खरीदने के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भारत के द्वारा खरीदी गई है। फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी खरीदने की वजह से भारत का थोड़ा फायदा रहेगा फिलहाल। लेकिन रूस की जो स्थिति है, रूस की आर्थिक दशा, पूरे जो जितने भी राष्ट्र हैं यूरोप के तमाम है या अमेरिका है, सब मिल करके उसकी आर्थिक दशा को छीड़ करने में लगेंगे। तो ये भारत कब तक इस सिचुएशंस में भारत कब तक तटस्थ रह सकता है? क्या नेहरू की जो गुट निरपेक्ष नीति थी भारत की, वो उस पर इम्प्लीमेंट कब तक किया जा सकता है? क्योंकि देखने को ये मिलता है
कि लंबे समय तक आज के परिदृश्य में कोई तटस्थ नहीं रह सकता है। तो तटस्थता की स्थिति कब तक भारत बनाए रख सकता है, और तटस्थता में लाभ है कि हानि की संभावना? नहीं, तटस्थ तो भारत को रहना ही पड़ेगा रूस के मामले में, और को उसमें नहीं है, लेकिन रूस के मामले में अभी फिलहाल यूक्रेन रूस के मामले में भारत को तटस्थ रहना ही पड़ेगा। अभी देखा जाए एक तरह से करीब करीब भारत के 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और भारत के द्वारा कहा गया है कि आप पश्चिमी सीमा की तरफ जाएं। पश्चिमी सीमा का मतलब मुझे लगता है वो बेलारूस की तरफ जाने के लिए कह रहा है भारत, ताकि वहां से भारतीय लोगों को निकाला जा सके। एयर जो सिस्टम वहां का है वो भी बंद है यूक्रेन का। तो ये जो है भारत को तटस्थ रहना ही पड़ेगा, और मेरा विचार जो है वो यही है। चीन पाकिस्तान ने रूस के पक्ष में, जो चीन तो सीधे सीधे कर रहा है कि रूस के पक्ष में रहेंगे, उसने ऐलान भी किया है। और किस तरीके से रहता है वो देखने वाली बात होगी। सामरिक रहता है कि आर्थिक रहता है, कूटनीतिक रहता है। कूटनीतिक तो उसने संकेत दे दिया है कि वो रूस के पक्ष में है। पर ये सबसे बड़ा जो घटनाक्रम है चौंकाने वाला, कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वो कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का 20 साल बाद पहुंचा है रूस में, और वो भारी कैबिनेट के साथ, बड़ी कैबिनेट के साथ, सलाहकारों के साथ पहुंचे। तो और कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले रूस ने पाकिस्तान के साथ में सैन्य अभ्यास भी किया था। तो ऐसे में भारत की क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला कि रूस और पाकिस्तान और चीन का कहीं कोई कॉम्बिनेशन, एक समन्वय तो नहीं बन रहा है जो कि भारत के हितों के खिलाफ हो। और ऐसे समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां गए हैं जब युद्ध की स्थिति बनी हुई रूस की और यूक्रेन के बीच में। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, और क्या भारत पर प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे इसको देखते हैं शाहनवाज खान साहब? भारत के बारे में अगर कहा जाए, जो पाकिस्तान वहां गया हुआ है, वहां का राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जो वहां के इमरान खान गए हुए हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वहां का जो उप विदेश मंत्री है रशिया का, वो उनके स्वागत के लिए आया। तो पाकिस्तान यानी कि प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या वहां पर है, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं आया, ऐसा मंत्री नहीं आया जो फुलफिल रहा। वो उप विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा वहां पर उनका स्वागत किया जाता है। हाँ, पाकिस्तान जो है वो भारत वहां से, रूस से जो है वो रक्षा सौदा किया है, लेकिन उसको देखते हुए, क्योंकि भारत का झुकाव थोड़ा सा अमेरिका की तरफ था, इस कारण से। लेकिन भारत जो है अगर देखा जाए तो पुराना जो मित्र है रूस है। रूस जो है वो भारत के साथ हर समय, हर कदम से कदम मिला करके वो भारत के साथ खड़ा रहा, चाहे जो भी वार रहा हो उन सिलसिले में। तो भारत रूस की जो मैत्री, जो संबंध है, उस पर कोई असर पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से नहीं पड़ने वाला है। चीन जो है वो रूस का पुराना मित्र है, क्योंकि चीन जो है वो अगर देखा जाए, आज जो शक्ति चीन के पास आई है वो रूस के कारण आई है, क्योंकि रूस के साइंटिस्ट हैं, रूस के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने चीन को सिखलाया है पूरा। तो अगर देखा जाए तो चीन का असर तो ठीक है वो पड़ेगा, लेकिन चीन इस तरह से खुल करके रूस जो है वो भारत का विरोध कभी भी नहीं कर सकता है। तो मेरे समझ से चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी भी अगर हो जाती है तो उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। भारत आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, भारत भी एक तरह से कम कम एशिया का, चीन के बाद अगर मान लीजिए हम बाद में ही देखें, फिर भी एक बड़ा राष्ट्र सैन्य शक्ति के रूप में उभर करके आया है। तो भारत की दशा पहले वाले भारत जैसी नहीं है। अब भारत काफी अंतर हुआ है, भारत में तमाम चीजें बननी शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ भारत भी हर तरह से अगर देखा जाए तो अपने आप को मजबूती करने में लगा हुआ है। क्योंकि रूस के पक्ष में इस जो वर्तमान परिदृश्य है, रूस के पक्ष में कम देश हैं। चीन जा रहा है रूस के पक्ष में, बड़ा देश है, महाशक्ति है। तो वो चीन की नजदीकी, कहीं चीन की रूस के पास नजदीकी, वो कहीं भारत के हितों के खिलाफ उसका प्रभाव तो नहीं आएगा। चीन जो है वो अगर देखा जाए कम्युनिस्ट राष्ट्र वो भी है, कम्युनिस्ट राष्ट्र वो भी है। तो चीन जो है वो भारत यानी जी चीन की उसमें यह है कि रूस अगर देखा जाए तो रूस से चीन की जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो बहुत पहले से हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस तरह से भारतीय जो स्थिति होगी वो चीन से फिलहाल डरने वाली उसमें नहीं होगी। रूस की जो स्थिति अगर देखा जाए, रूस भारत का जो संबंध है वो बना रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एशिया में अगर देखा जाए तो सर्वशक्तिमान तो वो चीन है ही है ऑलरेडी, दूसरा कोई और ऐसा राष्ट्र नहीं है। भारत को छोड़ दिया जाए तो दूसरा और कोई राष्ट्र कोई है नहीं। तो रूस की जो
दशा अगर देखा जाए, भारत और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो हमेशा जो है वो मित्रता रूस की बनी रहेगी भारत से। तो ये जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, युद्ध लगता है कि जैसे आप भी मान रहे हैं एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कि युद्ध होगा और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। तो जो अस्थिरता और जो परिस्थितियां पैदा होंगी, तो जैसे कि कच्चा तेल का आयात नहीं भारत कर पाएगा, प्राकृतिक गैस का भी आयात नहीं कर पाएगा, जो कि ऊर्जा के प्रमुख संसाधन है। तो भारत पर ऐसे में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। तो महंगाई क्या बढ़ सकती है, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या आ सकती है, जैसे यूक्रेन से स्टूडेंट्स भी लौटेंगे और वो अस्थिरता की स्थिति पैदा होगी, तब क्या 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 दुष्प्रभाव भारत पर पड़ सकते हैं? महंगाई में यही है कि तेल के दाम जैसे अभी 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में लगातार $5, $6 इस तरह से बढ़ रहा है। आज अगर आप देखें तो $104, $105 पर बैरल हो गया है। तो उसके साथ-साथ गैस जो है वहाँ से ज़्यादा खरीद, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र अगर देखा जाए, रूस जो है वो गैस और ऑयल सप्लाई करता है। हालाँकि रूस से पूरे यूरोप में सप्लाई होती है, इस तरह से गैस की सप्लाई होती है। सबसे ज़्यादा गैस जो सप्लाई वो देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन में होती है, यूरोप में होती है। भारत को कुछ भारत किसी एक राष्ट्र पर हमेशा किसी भी राष्ट्र को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अलग-अलग जैसे तमाम ऐसे राष्ट्र हैं तेल का जो ओपेक वाले उत्पादन करते हैं, लेकिन कम से कम जहाँ तेल सस्ता मिलता है वहाँ से देखा जाता है। बहुत ऐसे जैसे हम देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में भी तमाम ऐसे राष्ट्र हैं, वहाँ से भी भारत की सप्लाई हो सकती है। भारत भी इस तरह से देख रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिन तक ये समस्या बनी रहेगी। और समस्या बनने का मतलब सिर्फ यही है कि रूस के ऊपर जो पश्चिमी जो अमेरिका या उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके द्वारा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँगी और वो पाबंदियाँ ज़्यादा लग सकती हैं। ऐसे में भारत की जो दशा होगी वो काफ़ी जो है असर उसका डालेगी, भारतीय के वित्त पर प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी महँगी चीज़ें हो जाएँगी, यानी हर चीज़ में। कम से कम तमाम ऐसे 19-20 उत्पादन होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, उन सब चीज़ों पर जो है उसका पैसा तो बढ़ेगा, ज़्यादा हमको पैसा दे कर के सामान को परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ दिन तक, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र में, एक छोटे से राष्ट्र में अगर युद्ध छिड़ता है, तो वहाँ उसका असर पड़ता है। ये तो एक तरह से कहा जाए बड़ा राष्ट्र है, रूस जो है एक तरह से महाशक्ति है। ये नाटो की क्या भूमिका, ये नाटो जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि नाटो के साथ यूक्रेन को नहीं जाने देना चाहता है किसी भी कीमत पर, भले युद्ध हो जाए रूस की, ऐसी क्या मतलब नाटो इतना इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट इसलिए है कैसे कि रूस का देखिए, मैंने बताया कि 1991 पेरेस्ट्राइका ग्लासnost की नीतियों के कारण रूस का बँटवारा होता है। यूक्रेन भी उसी में से एक राष्ट्र निकल कर के आता है। अब वहाँ पर यूक्रेन कह रहा है 8 साल से वो नहीं, नाटो का सदस्य सोवियत बनना। संघ का सोवियत संघ का विघटन हुआ जी, था, उसमें रूस, बेलारूस तमाम देश, रूस सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो है, मुझे जानते हैं, हाँ, मुझे बड़ा जहाँ तक राष्ट्र ये जानकारी है। यूक्रेन है, तो इसमें 8 साल से लगातार यूक्रेन ये चाह रहा है कि हम नाटो के सदस्य बन जाएँ। नाटो के सदस्य बनने का मतलब है कि यूरोपीय राष्ट्र से वो काफ़ी कुछ जुड़ जाएगा और उसके साथ-साथ नाटो में का मतलब है कि उसमें यही है, स्पष्ट है, 1949 में संधि हुई थी, ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है इसे। और ऐसे में जो ये संधियाँ हुई थी, उसमें यूक्रेन इसलिए चाह रहा है कि अगर इन फ्यूचर रूस में अगर वो सदस्य उसका होता, तो सारे के सारे नाटो करता जितने राष्ट्र हैं, लगभग 30 राष्ट्र प्रेज़ेंट टाइम में है, सब के सब रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ देते। लेकिन वो सदस्य है नहीं, अभी उनके जहाज़ जो है उनकी पोलैंड की उस पर हैं, तो कहीं कहीं है, कहीं कहीं पर इस तरह से चल रहे हैं। तो ऐसे में वो यही चाह रहा था कि यूक्रेन जो है वो रूस से डर रहा है, इसलिए वो चाह रहा था कि हम नाटो के सदस्य हो जाएँ। तो हमारी सेफ्टी जो है वो नाटो के सदस्य होने में है। वो ये चाह रहा था। मतलब वो ये जान रहा था कि कभी भी भविष्य में हमला कर सकता है रूस, इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए वो नाटो में प्रवेश करना चाहता था, यही बात आप कहना चाह जी, रहे जी, वो हैं? सदस्य बनना चाह रहा था। जी, तो जैसे यही था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नाटो अगर यदि सदस्य होता यूक्रेन, तो हमला कर देते अमेरिका, और जो भी उनकी ट्रीटी होती है उस हिसाब से उनको करना होता है। तो अगर मान जी, लीजिए अमेरिका, तो वैसे अमेरिका का तो इन्वॉल्वमेंट वैसे भी हो जाता है कई बार नाटो के साथ, जैसे कोरिया नहीं है तो वहां भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये कई जगह और देश जैसे सीरिया नहीं था वहां भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इराक नहीं था वहां भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इन्वॉल्वमेंट तो वैसे भी हो सकता है, क्योंकि तमाम बार देखने को मिला है जो ट्रीटी अभी हुई थी इसके इनके बीच में, जिसमें यूक्रेन भी था, उसमें रूस भी था, उसमें अमेरिका भी था, एक ट्रीटी थी, उसका वायलेशन कर दिया रूस ने। तो वायलेशन तो कर सकते हैं क्या इस प्रदेश में? और अमेरिका
अमेरिका के हमला कर सकता है? नहीं, अमेरिका, देखिए रूस जो है, जिस तरह से अमेरिका एक महाशक्ति है, ठीक उसी तरह से रूस भी महाशक्ति है। हाँ, रूस जी। की आर्थिक दशा जब बंटवारा उसका हुआ था, कई विभिन्न उसमें टूटा था, तब उसकी आर्थिक दशा काफी कमजोर थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो रूस, जब से पुतिन जो है वहां पर, वहां का राष्ट्रपति हुआ है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति वहां हुआ है, तब से उसने रूस को, आर्थिक दशा भी उसकी मजबूती की है। और उसके साथ साथ जितने भी, अगर देखा जाए हथियार के क्षेत्र में, तो अमेरिका के बाद दूसरा राष्ट्र है। तो सीधे सीधे अमेरिका उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी एक बड़ी शक्ति है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि वो जब तक नाटो का अगर वो मेंबर होता, तब तो सारे पूरे दुनिया के 30 राष्ट्र मिलकर के उसके ऊपर अटैक कर सकते थे। लेकिन इस समय वो अटैक नहीं कर सकता, वो भी एक महाशक्ति है। ऐसे में आसान नहीं होगा रूस से भी पार पाना, क्योंकि रूस अपने सीमावर्ती इलाकों में युद्ध करेगा। बाकी जो लोग हैं वो बाहर से आकर के वहां आक्रमण करेंगे, तो थोड़ा सा वहां दिक्कत होगी। ये क्या रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है बड़े ताकतवर हैं, बड़े लर्निंड हैं और बड़े डिफेंस के जानकार हैं, और खुद युद्ध को वो देखते हैं जब युद्ध किसी से तनाव या स्थिति होती है। तो ये जो पुतिन पुतिन साहब हैं, ये क्या इनको जो दूसरे प्रदर्शन में है, जो और देश जो उनके उनका उनके क्या अखंड भारत की परिकल्पना उनके अंदर है क्या? अखंड रूस की परिकल्पना, अखंड सोवियत संघ की परिकल्पना है, केवल एकमात्र कारण उसका यूक्रेन का ही नाटो के सदस्य की इच्छा है? क्या है इसके पीछे? नहीं, रूस, मैंने आपको बताया ना कि रूस जो है वो यही चाह रहा है, जितने भी उससे निकले हुए राष्ट्र हैं वो सब के सब रूस के साथ ही रहें, जुड़े रहें, वो दूसरी तरफ न जाएं, क्योंकि उनके सारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। और परिकल्पना में यही कहा जा सकता है, बात यही कही जा सकती है कि यूक्रेन जो है वो, यूक्रेन, मैंने आप बताया कि यूक्रेन अगर देखा जाए तो उसके पास तमाम, जैसे जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी वहां पर, परमाणु रिएक्टर जो वहां पर दुर्घटना हुई थी, वो भी यूक्रेन में ही है। तो ऐसे में अगर परमाणु से संबंधित तमाम चीजें जो हैं वो उसके पास हैं, यूरेनियम का भंडार है, बहुत चीजें उसके पास हैं। तो वो यही चाहता है, न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत जैसे सामान खरीदता है, यूक्रेन से खरीदता है, बहुत चीजें खरीदता है। तो असर तो वहां पर होना ही होना है। यूक्रेन रूस की की जो बात निर्भरता वहां पर है। जी। रूस की निर्भरता न्यूक्लियर मामलों में, रूस की निर्भरता यूक्रेन पर है, इसके कारण से वो इम्पोर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, रूस तो अपनी जगह है ही है, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा है कि भाई व्यापार वगैरह जितने भी हैं वो वहां से होता रहे। वो ये नहीं चाह रहा है कि ये जो है यहाँ पर कोई दूसरा राष्ट्र उसकी मदद करने के लिए आए, या दूसरा कोई राष्ट्र। रूस की निर्भरता तो नहीं पूरी तरह से है फिलहाल। अच्छा। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं वो एक दूसरे पर, व्यापारिक उस पर निर्भर रहते हैं। कोई सामान कहीं मिलता है, कहीं पर कोई सामान मिलता है। तो इस तरह से एक ही, यानी एक कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके पास सारी चीजें मिलती हों। तो आसपास से लेना, दूर से लेना, जैसे भारत से पास के राष्ट्रों से सामान खरीदना, जो चीज वहां पर उत्पादन हो रहा है तो वहां पर आसान होता है, बाकी चीजें महंगी हो जाती हैं। हम मान लीजिए गैस या तेल बाहर से अगर और जगह से लेने जाएंगे, दक्षिण अमेरिका से अगर लेने जा रहे हैं तो महंगा पड़ेगा, वो लाने में महंगा पड़ेगा। तो ऐसे में रूस पूरी निर्भर तो नहीं वहां पर है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि रूस जो है वो यही चाह रहा है न्यूक्लियर कि मामलों किसी के भी कह रहा कीमत था, पर। न्यूक्लियर मामलों के लेकर कह रहा था। न्यूक्लियर मामलों में भी है बंटवारा, वहां पर तो हुआ है, कुछ चीजें वहां पर पाई जाती हैं। हमने बताया कि इस तरह से वहां से भी वो खरीदता है, परचेज करता है वो भी। तो आप ये, इसका निहितार्थ ये है कि रूस चाह रहा था, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि भविष्य में यूक्रेन को हम अपने साथ मिला लेंगे, और जो सोवियत संघ का जो परिकल्पना है उसके, उनके अंदर जेहन में रूस के, उस परिकल्पना में कहीं बाधा ना आने पाए, इस कारण से वो यूक्रेन पर हमला कर दिया। वो नाटो का सदस्य न बनने पाए, जिसके कारण से वो 30 राष्ट्र उसके साथ ना हो जाए। इसका मतलब रूस कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ये है कि जब अवसर मिलेगा तब हम यूक्रेन और बेलारूस और क्रीमिया और सारे जो जो विकसित हो गए हैं सोवियत संघ से देश, जो अलग हो गए हैं, और वो उनको फिर करने की इच्छा है रूस के अंदर। इसका तो मतलब यही निकाला जाए ना, इस सब जो वर्तमान नहीं नहीं, ऐसा राष्ट्र जो आजाद हो गया है, जो स्वतंत्र हो गया है, तो इस तरह से मिलाने की बात नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि वहां की जो सरकार हो वो कम से कम रूस के साथ रहे। इस कारण से यूक्रेन पर हमला किया उसने। अब वहां पर जो और अन्य लोगों को, मान लीजिए अगर सरकार वहां वो बनवाता है, उसके माफिक कहोगे तो वो उसके फेवर में काम करेंगे। ये जो प्रेजेंट टाइम में वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये रूस के साथ काम करने से कतरा रहे हैं।
भाग रहे हैं, तो वहां पर अपने मनमाफिक लोगों को वो फिट कराना चाह रहा है, सत्ता में लाना चाह रहा है। प्रभुत्व तो चाहता है रूस। रूस अपने हिसाब से सारी पॉलिसी जो और देश हैं जो विकसित हो चुके हैं सोवियत संघ से, उसको उन पर सब पर अपना प्रभुत्व चाहता है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, प्रभुत्व तो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ओपनली प्रभुत्व तो नहीं कर सकता है जब वो राष्ट्र अलग हो चुका है। लेकिन वो यही चाहता है कि सरकार हम यानी जो भी बने वो कम से कम हमारे हाँ में हाँ मिलाकर चले। प्रभुत्व तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाँ में हाँ होगा। तो ये जो रूस की स्थिति है अभी, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध का स्थिति कितने दिन तक चल सकती है, युद्ध के हालात कितने दिनों तक चल सकते हैं? अगर युद्ध मान लीजिए स्टार्ट हो गया है जैसा कि लग रहा है और व्यापक रूप से नहीं हुआ है, अभी रूस ने ही हमला किया है, और एक खबर अब ये भी आई थी कि दिन में कि फाइटर जो प्लेन था एक उनका रूस का, वो मार गिराया यूक्रेन ने। तो ये अगर स्थिति युद्ध अगर शुरू हो जाता है पूरी तरीके से, तब ये कितने दिनों तक युद्ध रहेगा और कितने दिनों तक युद्ध चल सकता है, और क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? रूस के टारगेट पर अगर देखा जाए तो पूरा यूक्रेन है। रूस मुश्किल से 10 से 12 घंटे में अगर वो चाहे तो पूरे यूक्रेन पर वो कब्जा कर सकता है, उसके पास इतनी शक्ति है। उसके मुकाबले यूक्रेन जो है वो कुछ भी नहीं टिकता है, कहीं भी नहीं टिकता है। वो 10 से 12 घंटा ही चाहिए उसको, बस उस पर कब्जा करने। अपनी बात है, अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। हाँ, अपनी शर्तें वो जो है, वो शर्तें में सबसे बड़ा यूक्रेन डरा धमका, रूस जो है दबाव बना करके यूक्रेन पर अपनी शर्तें और कुछ अपनी जो बातें हैं जो उसके हितों के लिए जरूरत है उनको मनवाना चाहता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? उसी के लिए दबाव बना रहा है। हाँ, जो वो विरोध कर रहा है, विरोध वो न करे, साथ में उसके रहे, किसी भी तरह से उसका विरोध न करे। अंतिम सवाल आप जी, अंतिम सवाल आपसे कि भारत की मैप को देखें, भारत को क्या, यह दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया और ये उनका पड़ोसी देश है यूक्रेन। तो अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट पर भारत को अभी हमने कहा कि वेट एंड वॉच में मोड पर रहना चाहिए। यूक्रेन से भी भारत के बहुत फायदे हैं, रूस से तो फायदे वैसे भी ही हैं, और रूस का विरोध भारत नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन का विरोध अगर करना पड़ेगा तो भारत कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए 2020 में अगर माना जाए तो दोनों देशों के बीच में अगर देखा जाए 2.69 बिलियन का व्यापार हुआ, जो 1.97 जो है वो उसका अगर देखा जाए तो निर्यात किया गया, बाकी का आयात किया गया। तो भारत बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां का यूक्रेन के साथ भारत का की पार्टनरशिप तमाम चीजों में है, और लेकिन यूक्रेन के साथ भारत नहीं भी जा सकता है, रूस को कम से कम भारत जो है वो छोड़ नहीं सकता है। तो ये कितने दिन तो युद्ध का दबाव प्रेशर पड़ता है, तो यूक्रेन के पक्ष में जैसा कि आप बता रहे हैं यूक्रेन के पक्ष में नहीं जा सकता है, लेकिन रूस के पक्ष में भी खुलकर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से नैतिकता का जो सवाल है उसमें रूस फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि हमला करना, किसी की देश के अंदर सेना का प्रवेश कराना अखंडता और अखंडता के खिलाफ है। तो ऐसे में भारत कब तक तटस्थ रह सकता है? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा गया जो अनुभव आए हैं कि बहुत दिनों तक तटस्थ नहीं रहा जा सकता है। तो ये कब तक रहा जाए, कब तक रहना चाहिए भारत को, या वॉच एंड वेट की स्थिति जो आप बता रहे हैं कब तक करनी चाहिए? देखिए, अगर रूस उस पर कब्जा कर लेता है, कब्जा करने का मतलब है कि अपने किसी मित्र को वहां की सत्ता में वो बैठा देता है, तो मामला धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क उस पर पड़ेगा। जैसे डोनबास में रूस ये कहता है कि यूक्रेन के जो लोग हैं, उनके यूक्रेन की जो सेना है उनके द्वारा वहां नरसंहार किया गया, मैं उस नरसंहार को के बदले में यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ की सरकार जो है निकम्मी है, उस सरकार को हटाना चाह रहा हूँ। तो भारत की जो स्थिति अगर देखा जाए इस मामले में, तो फिलहाल अभी तो कुछ दिन तो देखना पड़ेगा। हालांकि भारत की जो फर्क यही पड़ेगा कि भारत से उसका जो व्यापार है उस व्यापार पर फर्क पड़ेगा, बाकी भारत की और स्थिति में फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर चीजें अगर देखा जाए जो वहां से लाई जाती हैं काफी महंगी हो जाएंगी, बहुत ऐसी चीजें हैं, तो ये फर्क पड़ेगा। बाकी चीजों पर अभी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये अधिक दिनों तक चलता है, अगर ये अधिक दिनों तक चलता है, वार अगर चलता है पूरी तरह से, अभी तो शुरुआत आज हुई है, आगे देखिए 2 दिन 3 दिन में क्या होने वाला है, क्या होता है। हो सकता है कि वो
किसी मित्र को वहां पर बिठा दे, सत्ता में बिठा दे। और अभी सुनने में ये भी आया है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो अपना देश छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी ये ऊपर ऊपर से सुनने में बातें आई हैं। तो ये ऐसे में यही है कि अगर उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है तो किसी दूसरे को बिठा देगा, फिर जैसे कि तैसा वो होगा। जब राष्ट्र जो है यूक्रेन, अगर देखा जाए यूक्रेन की जो सत्ता है, वहां के जो प्रधानमंत्री होंगे, वो राष्ट्रपति होंगे, और रूस के साथ अगर मिले रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। जो प्रतिबंध लगाएंगे वो प्रतिबंध लगाकर करेंगे क्या? रूस, यूक्रेन तो उसके साथ ही रहेगा फिर। अंतिम सवाल ये है डॉक्टर साहब आपसे कि आज यूक्रेन ने पीएम मोदी साहब से, भारत से अपील की है कि रूस को युद्ध करने के लिए रोके, तो भारत को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूके के विदेश मंत्री से बात की है। अभी इस तरह से उसमें अगर देखा जाए तो बातचीत और होगी। नाटो के जो सब मेंबर हैं, अमेरिका या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, जितने भी लोग उसमें हैं, उनसे अभी देखा जाए पॉलिटिकल वो जो बातें होती हैं, डेमोक्रेटिक जो बात होगी, वो बातचीत अभी भारत के विदेश मंत्री कर रहे हैं। 2-1 दिन में विदेश मंत्री बात कर लेते हैं अन्य लोगों से, अन्य देश के विदेश मंत्री से या प्रधानमंत्री से, फिर उसके बाद कुछ निचोड़ उसका निकलेगा और फिर तब जाकर के कहीं कोई भारत उस पर निर्णय लेगा, जजमेंट लेगा। चीन जो है, जो चीन का बॉर्डर भारत से जो तनाव स्थिति पैदा है बहुत दिनों से, तो इस स्थिति में क्या चीन कुछ अवसर का दुरुपयोग कर सकता है? क्या कुछ ऐसी कुटिलता पैदा कर सकता है जो भारत के लिए कष्टकारी हो या समस्या पैदा करने वाली हो? यद्यपि भारत के चीन अभी जो करने जा रहा है या करने की जो सोच रहा है, वो ताइवान को अपने कब्जे में करने की सोच रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन के जहाज जो है वो ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं, डरा रहे हैं, तो अभी वो अपने में इधर रहेगा, ताइवान को अपने उसमें करेगा। भारत से भी चीन जो है वो उलझने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा विश्लेषण दिया वैश्विक परिदृश्य में। डॉक्टर साहब आपका, शाहनवाज खान साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी तमाम मसलों पर देश की रक्षा और एकता, अखंडता और विदेशी मामलों पे आपसे हम बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।